हाँ जी बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? और देखिए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और उसमें हम लोगों को गॉसेज लॉ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण पढ़ लिया है। तो जैसा कि मैं विद्युत फ्लक्स को कल रिवाइज करा चुका हूँ, और सतत आवेश वितरण को मैं एक बार बता देता हूँ कि सतत आवेश वितरण होता है कि जब भी किसी पृष्ठ को, चालक पृष्ठ को आप आवेश दोगे तो वह आवेश उस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। उस चालक पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से फैलना सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब ये सतत आवेश वितरण में जब आप किसी चालक पृष्ठ को आवेश दोगे तो आवेश कितने प्रकार का हो जाएगा। किसी पृष्ठ पर आवेश उसके, किसी भी चालक पर उसका आवेश उसके पृष्ठ पर चला जाएगा, लेकिन किसी भी चालक का जो विन्यास है यानी जो विमा है वो तीन प्रकार की होती है। मतलब वो पदार्थ या तो लंबाई में होगा या क्षेत्रफल में होगा उसका विन्यास, या फिर आयतन में। उसकी तीन प्रकार की विमाएं संभव हैं। तो उसी आधार पर हम लोगों ने तीन प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े थे कि जब वो चालक पृष्ठ पर आवेश जाएगा तो उसका आवेश घनत्व बढ़ेगा। अब आवेश घनत्व तीन विमाओं के आधार पर तीन प्रकार का, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अगर आप किसी आवेश को किसी चालक छड़ के लिए देते हो तो रेखीय आवेश घनत्व होगा। किसी चालक के पृष्ठ पर देते हो तो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और अगर आप किसी चालक पदार्थ के अंदर उस आवेश को देते हो जो ठोस हो, जिसका आयतन हो, तो आयतन आवेश घनत्व होता है। क्लियर बच्चों? हम लोगों ने यहाँ तक ये पढ़ लिया है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गाउस का नियम, गाउसेज लॉ। और गाउसेज लॉ हम शुरू करने वाले हैं। तो गाउसेज लॉ के बारे में बता दूं कि ये जो गाउस है, जिसके नाम से हम लोग इस नियम को जानते हैं, इस चैप्टर में आगे हम लोग का अगली 2-3 क्लासों तक जो कुछ भी पढ़ते रहेंगे वो गाउस की वजह से पढ़ेंगे। इस गाउस के नियम पर न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो सब, ये गाउस है कौन? गाउस का पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गाउस। गाउस का पूरा नाम क्या है बच्चों? कार्ल फ्रीडरिच गाउस। और गाउस ने एक नियम दिया, और नियम में उसने वैद्युत फ्लक्स निकालना सिखाया। वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिखाया। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे कैसे? ये फ्लक्स तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं आपके इस फॉर्मूले से, फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस थीटा। जब हम लोग इससे वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं तो इस नियम की जरूरत क्या पड़ गई? और पहले हम लोग नियम जानते हैं, फिर समझेंगे किस नियम की जरूरत क्यों पड़ी। नियम है, गाउस ने ये कहा बच्चों कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, उस बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश को समेशन क्यू से डिनोट करेंगे। उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इस गाउस का कथन है। गाउस का नियम क्या है आप लोगों को ये नोट करना है। गाउस का नियम ये है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कुल आवेश है समेशन क्यू का 1/ε0 गुना, तो समेशन क्यू बटे ε0। लेकिन हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी है, फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और इन दोनों ही फ्लक्स के माने तो दोनों को बराबर कर दिया। ये चीज मैंने क्यों बताई है? क्योंकि जब मैं आप लोगों को गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा तो अनुप्रयोगों में हम लोगों को इसी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। सारे के सारे अनुप्रयोग, चाहे वो रेखीय आवेशित चालक तार की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, चाहे आपकी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, चाहे चालक गोला, गोलीय कोष, अचालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, उन सभी स्थितियों में हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो गाउस के नियम का कथन क्या है कि कोई भी बंद काल्पनिक, किस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, इसमें परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना। तो फॉर्मूला निकला समेशन क्यू अपॉन ε0। गाउस के नियम का फॉर्मूला ये है। क्लियर? अब मैं आप लोगों को अंतर समझाता हूं कि जब हम लोगों ने ये नियम, ये फॉर्मूला पढ़ लिया था,
फ्लक्स निकालना सीख लिया था तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। आप गौर कीजिए, जब मैंने कहा था विद्युत फ्लक्स को पढ़ाते हुए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, तो वहां पर वो बंद पृष्ठ काल्पनिक था, सॉरी वहां पर वो बंद पृष्ठ वास्तविक था। विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने कोई बंद पृष्ठ लिया था, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें आप लोगों ने ऐसे बंद पृष्ठ लिया था, तो ये बंद पृष्ठ वास्तविक था यानी रियल था। लेकिन अगर कहीं पर स्थिति ऐसी आ जाए जहां पर हमें काल्पनिक पृष्ठ लेना हो, क्या लेना हो, काल्पनिक पृष्ठ लेना हो, तो काल्पनिक पृष्ठ के लिए हम लोग ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, कौन सा, गाउस का नियम। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप लोगों को वास्तविक पृष्ठ, वास्तविक बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले पढ़ाया था, और काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स लेना है तो कौन सा फॉर्मूला, गाउस का नियम। कौन सा फॉर्मूला, गाउस का नियम आप लोगों को यूज करना है। जब आप लोगों को इसमें गाउस का नियम यूज करना है तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप लोगों को वास्तविक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो E डॉट ds वेक्टर का फॉर्मूला, और अगर आप लोगों को काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो गाउस का नियम समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग गाउस का नियम पढ़ चुके हैं। गाउस का नियम आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें परिबद्ध कुल आवेश यानी समेशन q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, या ऐसे भी कह सकते हो कुल आवेश समेशन q व 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल होता है। क्लियर, ये गाउस का नियम हो गया। अब हम लोग इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे कि ये गाउस का नियम आया कहाँ से, और बताइए गाउस का पूरा नाम क्या था, कार्ल फ्रेडरिच गाउस। क्या नाम था, कार्ल फ्रेडरिच गाउस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। चलिए बच्चों, अब हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमें गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ड्राइव करना है, निकाल के लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये कोई गोलीय बंद पृष्ठ है, कोई भी गोलीय बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या है r, जिसकी त्रिज्या r। ये बंद पृष्ठ कैसा है हमें नहीं पता, केवल हम लोगों ने एक गोलीय बंद पृष्ठ लिया जिसकी त्रिज्या है r। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये कोई गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या है r, और इसके केंद्र O पर एक आवेश q रखा हुआ है, इसके केंद्र O पर एक आवेश q रखा हुआ है, और हम लोगों ने इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया, इस बंद पृष्ठ पर क्या ले लिया, एक अल्पांश। तो यहां से यहां तक की दूरी r और यहां से यहां तक की दूरी भी r। अब सोचिए आपके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, आपको पता है गोलीय बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र गोलीय होता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे ही तो निकलेगा जैसे मैं मार्कर से कर रहा हूं बाहर की ओर। अब बाहर की ओर निकलेगा तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ की ओर हो गई, बाहर की ओर। क्लियर है बच्चों। दूसरी बात, आपके पृष्ठ के जो क्षेत्रफल पर आपने एक अल्पांश लिया है उसका अभिलंब सदिश ds वेक्टर भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। इसका अभिलंब सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। देखिए भाषा लिखते हैं, माना स्मॉल r त्रिज्या का कोई बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर, जिसके केंद्र O पर एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश स्मॉल q रखा है, एक बिंदु आवेश है स्मॉल q वो रखा हुआ है। दोबारा सुनिए, ये कोई बंद पृष्ठ है गोलीय। हालांकि मैं आपको बता दूं गाउस के नियम की व्युत्पत्ति में हम बंद पृष्ठ कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वो अपनी मुक्त आकृति का हो सकता है, लेकिन मैं अपने इस
व्युत्पत्ति वाले टॉपिक को बहुत ही सरल बनाने के लिए आप लोगों को एक गोलीय पृष्ठ ले लेकर हूं, ठीक है। एक चीज और मैं यहीं पर बता दूं कि आप गाउस के नियम में जो बंद पृष्ठ की कल्पना करते हो, जिस काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हो, गाउस के नियम में जिस काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना आप करोगे उसे गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों? गाउसियन पृष्ठ। आप लोग इस नाम का अभी यहाँ पर यूज नहीं है, लेकिन आगे यूज में आएंगे ये नाम, कि गाउस के नियम में जो आप काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करोगे उस पृष्ठ का नाम गाउसियन पृष्ठ होगा, गाउसियन सरफेस। क्या नाम होगा? गाउसियन पृष्ठ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक गोलीय बंद पृष्ठ ले लिया जिसके केंद्र O पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। इसकी सतह पर एक क्षेत्रफल सदिश ले लिया जिसका अभिलंब सदिश ds वेक्टर बाहर की ओर। अब चूंकि बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र गोलीय रूप में बाहर निकलता है। आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है, ऐसे ही तो जाता है धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ाया था मैंने। तो इस बिंदु से यहाँ से होते हुए तो ये बाहर की ओर ही निकलेगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पृष्ठ पर एक अल्पांश ds लिया गया है। आपने पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया, क्या है? ds, जिसका अभिलंब सदिश है ds वेक्टर। तो आपके इस क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब आपको पता है गाउस के नियम की तो व्युत्पत्ति करनी है, तो गाउस के नियम का तो आप यूज कर ही नहीं सकते हो फ्लक्स निकालने के लिए। तो फ्लक्स निकालने के लिए आप लोगों ने पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? अल्पांश से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं तो डेल्टा फाई, तो E ds cos थीटा, यही पढ़ा है। बट आप बताइए यहाँ पर थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 है क्योंकि E वेक्टर व ds वेक्टर आपके समान दिशा में है। आपके E वेक्टर और ds वेक्टर देखिए समान दिशा में है, ठीक है। तो कोण 0 होगा, और कोण 0 होगा तो डेल्टा फाई बराबर E ds cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा? EDS। क्लियर? अच्छा, तो आपके संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। आपको अब क्या निकालना है? आप लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया इस अल्पांश से संबद्ध, अब पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो कुल निकालने के लिए आप इस अल्प फ्लक्स का क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन EDS, तो फाई बराबर E तो बाहर आ जाएगा क्योंकि नियत विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु आवेश के कारण। समाकलन में क्या बचेगा? ds, तो E इंटू, अब ds जो है ये, इस ds का समाकलन करोगे तो क्या निकलेगा? आप सोचिए, आपने जो ds लिया है वो अल्पांश इस गोले के पृष्ठ पर है। आपका जो गोलीय पृष्ठ है उसका एक भाग है, और आप इसका समाकलन करोगे मतलब इसके गोलीय पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल निकालोगे। गोलीय पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, तो गोलीय पृष्ठ यानी गोला, और गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, जहां आपका समाकलन ds है 4 पाई r स्क्वायर। पूरा नाम लिख देता हूं, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब मान किसका रखना है? E का। तो आपके बिंदु आवेश स्मॉल q के कारण, बिंदु आवेश स्मॉल q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बोलिए E बराबर क्या फॉर्मूला होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो चलिए
यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से आपका फाई बराबर ई इंटू 4πr² है, तो ई का मान KQ/r² इंटू 4πr²। के का मान और लिख दीजिए, के का मान होता है 1/4πε0, साथ में क्या आ जाएगा Q/r² और साथ में 4πr²। 4π से 4π और r² से r², तो फाई बराबर क्या निकला Q/ε0। तो अतः आपका फाई बराबर Q/ε0, या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं Q को समेशन Q। समेशन Q का मतलब है कि आपने इस बिंदु को केवल Q आवेश ही तो दिया था, तो इस बिंदु O के लिए दिया गया कुल आवेश Q हो गया, तो कुल आवेश को समेशन Q से डिनोट कर दिया। तो बोलिए यही किसका नियम है, गाउस का नियम है। किसका नियम है, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस गाउस के नियम के आधार पर हमें आगे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने। तो गाउस के नियम को हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको व्युत्पन्न करना था, व्युत्पन्न हम लोगों ने किया, एक बार से फिर समझ लेते हैं। कोई मैंने गोलीय बंद पृष्ठ लिया जिसके केंद्र O पर Q आवेश रखा हुआ है, मैंने इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया ds, तो इस अल्पांश का अभिलंब सदिश ds वेक्टर बाहर की ओर, बिंदु Q के कारण इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। तो आप लोग अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालिए, तो E ds cos थीटा। अब देखिए E और ds समान दिशा में है, तो थीटा हो गया 0, तो निकला E ds। अब आप लोगों ने क्या किया, पूरे बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाला। संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल के लिए समाकलन कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे कितने अल्पांश होंगे हमें नहीं पता। तो ds का समाकलन, अब E तो बाहर आ गया, ds का समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा। ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों का योग करोगे तो पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, और पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बंद पृष्ठ यानी गोलीय, कैसा है ये, गोलीय, तो गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब मान किसका रखना है, E का, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/r², मान लिखा, K का मान 1/4πε0 लिखा, तो 4π से 4π, r² से r², तो बचा क्या, फाई बराबर Q/ε0 या फिर समेशन Q/ε0। ये किसकी व्युत्पत्ति होगी बच्चों, गाउस के नियम की। तो अब हम लोगों ने गाउस का नियम पढ़ लिया, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर ली। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू करने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं जो इस गाउस के नियम पर डिपेंडेंट है। तो आप लोग जल्दी से इसको लिखिए आराम से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कराने, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के बाद अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। और न्यूमेरिकल कराने का पैटर्न मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन कैलकुलेट आपको करना है और आंसर निकाल कर बताना है। और याद रखिए, जितने न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा उन सभी के आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में भेजने, और कमेंट बॉक्स में आप जब उनके आंसर मुझे भेजोगे तो जिन जिन बच्चों के आंसर सही हैं उन बच्चों के नाम में कल अपनी क्लास में अनाउंस करूंगा कि किन किन बच्चों ने इन न्यूमेरिकल्स को सही किया है। समझाऊंगा मैं और आप लोग उनको कैलकुलेट करोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपका न्यूमेरिकल का डर आपके अंदर से नहीं निकलेगा। याद रखिए, न्यूमेरिकल का मैटर बड़ा क्लियर है। जब तक न्यूमेरिकल आप अपने हाथ से नहीं करोगे, न्यूमेरिकल आपसे नहीं आएगा। अब हम तो करा देंगे आप लोगों को, लेकिन आप कैसे सीखोगे, तो मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। कैलकुलेट करना है घर पे शांति से बैठ के उसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए और मुझे आंसर एक्यूरेट कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस किस बच्चे ने न्यूमेरिकल सही किया है, और आप लोगों के नाम में अगली क्लास में अनाउंस करूंगा। चलिए अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, मेरे पास अभी फिलहाल आरबीएसई की बुक है। तो आरबीएसई की बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है और उसके न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं पीछे, तो मैं उन न्यूमेरिकल्स से शुरू करता हूं। तो आपके बुक के पीछे दिए हुए न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपका किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स फाई 1 से डिनोट कर देता हूं, वो दे रखा है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन आप एक बात बताइए, प्रवेशित फ्लक्स को मैंने कैसा बताया था, धनात्मक या ऋणात्मक,
आपका ऋणात्मक, तो ये हो गया ऋणात्मक। और क्या दे रखा है आपका निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स φ2 बराबर दे रखा है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और निर्गत फ्लक्स कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसमें तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। आपके बंद पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है आप लोगों को वो आवेश ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सुन लीजिए। आप लोगों के पास दो फ्लक्स हैं, तो पहले कुल फ्लक्स निकालिए। तो फाई बराबर क्या करेंगे, φ1 प्लस φ2। फाई बराबर φ1 का मान -400 और φ2 का मान 800। तो फाई का मान कितना बच गया, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब सोचिए वह है फॉर्मूला जिस फॉर्मूले में फाई से आप आवेश क्यू निकाल सकते हो, यानी आप लोगों को आवेश क्यू निकालना है। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है गाउस का नियम, तो गाउस के नियम से बताइए फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर फाई की वैल्यू कितनी है, 400। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अब आपका काम केवल इतना ही तो बचा है कि कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके जो आंसर आए वो कॉलम में लिख देना है और मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताना है। क्लियर बच्चों, ये पहला न्यूमेरिकल हुआ। उसके बाद में अब हम लोग लेते हैं इसका दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले, तो आपके लिए गोले का व्यास दे रखा है 2.4 मीटर। और वैसे भी न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका होता है और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लोग सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। जो सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं वो सब लिखिए पहले, फिर आपको क्या ज्ञात करना है वो लिखिए और उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। समझ गए, क्योंकि जब आपको क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, तभी तो आपका दिमाग काम करेगा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। और जब आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे, समझ लीजिए आप लोगों के न्यूमेरिकल हो गए। तो गोले का व्यास 2.4 मीटर और क्या दे रखा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चों, वो है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। और उसने पूछा है गोले का आवेश भी ज्ञात करो और गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स भी ज्ञात करो। तो देखिए ये 2.4 मीटर है, तो इस व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर। क्लियर। आपका ये दे रखा है 80 माइक्रोकूलम में, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कूलम में। तो 80 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कीजिए, इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आवेश ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, बताइए सिग्मा का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, Q/A। आपको यहाँ से चार्ज फाइंड आउट करना है, तो चार्ज Q बराबर सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो Q बराबर सिग्मा की वैल्यू है, अच्छा सिग्मा इंटू मान रखूं उससे पहले ए किसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि आपका जो बंद पृष्ठ है वो गोलीय है, तो गोले का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है 4πr²। तो इसका मान 80 गुणा 10 की पावर -6, 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r², r कितना है 1.2, तो इसका स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2। आप कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करके यहाँ से निकालोगे कूलम में आंसर। ओके, अब आपका आवेश निकल कर आ गया कूलम में। अब आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो आप बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाया आप लोगों ने, Q/ε0, किससे, गाउस के नियम से। तो Q/ε0, Q का मान यहाँ से आप निकालोगे, उसको यहाँ पर रख देना है Q के मान को, और ε0 का मान क्या होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। क्लियर। ये कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका फाई का मान निकलेगा और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हर न्यूमेरिकल में मात्रक पर ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे इतनी बार न्यूमेरिक हम लोग
न्यूमेरिकल में मात्रकों का यूज करेंगे, यूनिट्स का यूज करेंगे कि वो हमें याद हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग यहाँ तक इनको कैलकुलेट करोगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोगों ने पहला और दूसरा न्यूमेरिकल कर लिया है दूसरे चैप्टर का, जो बुक के पीछे दे रखे हैं। हम हालांकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल यहीं पर सॉल्व करेंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। चलिए, हमारे राम जी में से एम मिट गया, इनको इसको पूरा कर देते हैं पहले। चलिए, हो गया पूरा? नहीं हुआ, थोड़ा सा और है। हाँ, अब ठीक है। चलिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अगला। तो अगले न्यूमेरिकल में हम लोग आप लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है। आपके कंपटीशन में जब एग्जामिनर को बच्चे की बेसिक नॉलेज चेक करनी होती है कि क्या इसने पढ़ाई ढंग से की है, बेसिक अच्छा है इसका, तो वह खासकर ऐसे न्यूमेरिकल डालता है। जैसे चौथा है, उसने क्या कहा है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र, लिख देता हूं, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर। अब बताइए कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। माना ये है E और ये है E डैश, हमें E डैश फाइंड आउट करना है। तो बोलिए E का फॉर्मूला KQ/R², और E डैश का फॉर्मूला देखिए KQ, तो सेम रहेगा, बस दूरी बदल जाएगी। यहाँ 8 सेंटीमीटर है और यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर R² और यहाँ पर R डैश का स्क्वायर। आप अनुपात निकालो इनका, अनुपात निकालने पर तो E डैश अपॉन E बराबर KQ/R डैश का स्क्वायर, और E का मान है KQ/R²। KQ से KQ कट गया, तो ये आ गया R² / R डैश स्क्वायर। तो E डैश बराबर R² / R डैश का स्क्वायर इंटू E, तभी तो E डैश निकलेगा। तो चलिए E डैश निकालते हैं। R की वैल्यू कितनी है, E के लिए R है तो वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो -2 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दिया। R डैश कितना है, E डैश के लिए R डैश 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर, और इंटू E की वैल्यू कितनी है 10। चलिए, 20 का वर्ग 400, 10⁻⁻2 का वर्ग 10⁻⁻4 बटे 8 का वर्ग 16 गुणा 10⁻⁻4 इंटू 10। देखिए इससे कट गया और ये आ गया 4000 बटे 16, 4 से काट दीजिए तो ये हो गया 1000 बटे 4, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250। और किसमें, आपके वोल्ट पर मीटर में, 250 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? अब एक बार से दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके R² बटे R डैश का स्क्वायर, R का मान है 20 और R डैश का मान है 8, तो और साथ में 20 का वर्ग 400, 10⁻⁻2 का वर्ग 10⁻⁻4, 8 का वर्ग 16। अब 8 का वर्ग 16 तो और गुणा में 10, तो ये हो गया 4000। दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो 4 चौका 16, 4 एकम 4, तो 1000 आपका 100 बटे 4 गुणा 10, तो ये हो गया आपका 1000 बटे 4, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है बच्चों? अच्छा, मैंने अरे ये तो गलती कर दी, मैंने कैलकुलेट क्यों कर दिया, ये कैलकुलेट तो आपको ही करना था ना, सॉरी, कैलकुलेट तो आपको ही करना है ये, तो कैलकुलेट करके आंसर निकाल के आप हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे न्यूमेरिकल लाना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, और जिनके बारे में सोचना पड़ेगा तो आप क्लास को पेशेंस से देखना, ध्यान से देखना, लापरवाही बिल्कुल मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 3, इसका तीसरा क्वेश्चन है, और उसने क्या कहा है कि एक घन है। देखिए उसने क्या कहा है, एक घन है, और अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल ढंग से समझना है और प्रॉपर कॉम्पिटेटिव न्यूमेरिकल है, इतना मैं पहले बता देता हूँ,
प्रॉपर कॉम्पिटेटिव न्यूमेरिकल है। जब मैं एयरफोर्स नेवी के बैच पढ़ाता हूँ तब मैं इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले कराता हूँ गाउस के नियम में, या फिर एयरफोर्स नेवी के अलावा और भी कोई कॉम्पिटेटिव मेरा बैच होता है उसमें मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल कराता हूँ। इसलिए आपको ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझना है, ठीक है। ये एक घन है, उसने क्या कहा है कि एक बिंदु आवेश है Q और इस a मीटर की भुजा वाले घन पे रखा हुआ है, और वो कहाँ रखा हुआ है, सबसे पहला आपका जो आवेश Q है वो रखा हुआ है घन के केंद्र पर। अब ये घन है, इस घन के अंदर केंद्र पर बिंदु आवेश रखा हुआ है Q। तो बताइए आप, अच्छा इसको समझने से पहले ना, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, आप घन की जगह पे उस कमरे को मानिए। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं वो कमरा ही आपके लिए घन है। अब सोचिए कि आपका एक आवेश उस घन के अंदर बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, मतलब मान लीजिए ये चारों मेरे चारों ओर कमरा है, तो इस कमरे के अंदर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है। जितना वो छत से नीचे है उतना ही जमीन से ऊंचाई पर है, उतना ही इधर की दीवारों से बराबर दूरी पर है, और जितना ही मैं मुझसे दूरी पर है उतना ही सामने वाली दीवार से दूरी पर है। यानी इस पूरे कमरे के अंदर आवेश है। तो इस घन में समाहित आवेश कितना है, इस घन में समाहित आवेश है पूरा का पूरा Q। तो आपका कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो गाउस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश घन के अंदर है। अब आपको यह बताना है कि इसके प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स संबद्ध होगा। प्रत्येक फलक से, घन के प्रत्येक फलक से, घन के 6 फलक होते हैं। जैसे आपकी कमरे के 6 दीवारें हैं, छत, जमीन, इधर वाली 4, एक सामने वाली और एक मेरे पीछे वाली, 6 हो गई। तो 6 दीवारें हैं। अब सोचिए ये जो कुल फ्लक्स है वो कितने दीवारों से है, कितने फलकों से है, 6 फलकों से। आपके कमरे के 6 फलकों से है ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना होगा, तो लिख देता हूं मैं। अतः घन के 6 फलकों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है टोटल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका ये जो कुल आवेश है, जब आवेश घन के अंदर है तो ये 6 फलकों के लिए है। अब जब 6 फलकों के लिए है तो आपके एक फलक से संबद्ध फ्लक्स, जब ये 6 फलकों से इतना है तो एक फलक से 6 का डिवाइड कर दीजिए, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी जब टोटल 6 फलकों 6 दीवारों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो एक दीवार से 6 का डिवाइड कर दिया। क्लियर। उसके बाद में अब दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरा केस है जब आवेश आपके घन की कोर पर रखा हो, घन की कोर पर। घन की कोर का मतलब है अब ये आवेश यहां पर नहीं है, आपके इस कोर पर रखा हुआ है। यानी आपके कमरे की जो दीवारें हैं, तो जैसे मान लीजिए ये दीवार है और जो छत है, छत की जो मिलान रेखा है, ये दीवार जिस पर बोर्ड लगा हुआ है और छत की जो मिलान रेखा है उस पर रखा हुआ है। तो इस अवस्था में आवेश का केवल 1/4 भाग घन के अंदर होता है। जब आवेश घन की कोर पर रखा हो, कोर पर हो, तो आवेश का, याद रखेंगे ये चीज आप, 1/4 भाग, आवेश का 1/4 भाग घन के अंदर होगा। आवेश का 1/4 भाग घन के अंदर होगा, केवल 1/4 भाग। तो कोलो फ्लक्स जब 1/4 भाग घन के अंदर है तो कुल फ्लक्स फाई बराबर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q की जगह पर क्या आएगा, Q/4। क्या आएगा, Q/4। तो ये हो गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि घन के कोर पर जब आवेश रखा होता है तो केवल आवेश का 1/4 भाग घन के अंदर होता है, और जब आवेश का 1/4 भाग घन के अंदर है तो कुल फ्लक्स हो गया Q की जगह पर Q/4 यानी Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब बस इतना सोचना है कि ये फ्लक्स कितने फलकों से संबद्ध है। जैसे ये फ्लक्स था आपके 6 फलकों से, तो ये फ्लक्स कितने फलकों से संबद्ध है, ठीक है। तो ये फ्लक्स कितने फलकों से संबद्ध होगा, सोचिए।
आपका आवेश इस सामने वाली दीवार और छत के मिलान रेखा पर रखा हुआ है, तो याद रखिए आवेश जिन पृष्ठों के संपर्क में होता है, आवेश जिन पृष्ठों के संपर्क में होता है उसका फ्लक्स उन पृष्ठों से संबद्ध नहीं होता। आपका आवेश जिन पृष्ठों के संपर्क में होता है, अगर आवेश इस पृष्ठ के संपर्क में है तो इसका फ्लक्स इस पृष्ठ से नहीं गुजरेगा, यानी इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे घूम के थोड़ी ना इससे गुजर जाएंगी। तो जब आपका ये आवेश इस कोर पर रखा हुआ है तो ये कितने फलकों से संबंध में है, कितने फलकों से संपर्क में है, दो फलकों से। अगर ये आवेश इस सामने वाली दीवार पर रखा हुआ है, दीवार और छत के मिलान रेखा पर रखा हुआ है, जो संपर्क लाइन है उस पर रखा हुआ है, तो ये एक तो इस दीवार और एक छत के संपर्क में है, तो इन दो छत और दीवार यानी दो फलकों से फलक से संबद्ध नहीं होगा। तो फलक बचे कितने, चार। कितने बच गए बच्चों, चार फलक। तो आप बताइए एक फलक से संबद्ध फ्लक्स, एक फलक से संबद्ध फ्लक्स, तो कितने, जब चार से ये है तो एक से कितना होगा, Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट में कितने का डिवाइड कर देना है, 4 का, तो ये हो गया Q बटे 16 एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 16 एप्सिलॉन नॉट। बोलो यस या नो, क्लियर। अब तीसरा केस है आपका आवेश रखा हुआ है घन के तल पर। तल का मतलब है अब ये आवेश यहाँ नहीं है, ये तल है, तो इस तल पर रखा हुआ है आवेश, यानी आपका आवेश जमीन पर रखा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि जमीन के ऊपर रखा हुआ है। अगर वो आवेश, जैसे मान लीजिए आवेश एक फुटबॉल की बॉल है, अब वो फुटबॉल की बॉल अगर आपके सतह पर रखी हुई है, धरातल पर रखी हुई है, तब तो पूरी की पूरी फुटबॉल ही कमरे के अंदर हो गई, यानी पूरा का पूरा आवेश घन के अंदर है, ऐसा नहीं। जबकि वो कह रहा है कि वो इसके तल पर रखा हुआ है, इसका मतलब आधा कमरे के अंदर और आधा कमरे के बाहर, मतलब आधी फुटबॉल तो जमीन में गड़ी हुई है, कमरे के अंदर केवल कितनी फुटबॉल है, आधी, मतलब आवेश का केवल आधा भाग, आवेश का केवल आधा भाग ही घन के अंदर होगा। तो तल पर रखा हुआ है, तो आवेश, ये चीजें याद करने की हैं, समझ सकते हो तो समझे, नहीं अन्यथा याद करें इनको। तो आवेश का 1/2 भाग घन के अंदर होगा, आवेश का 1/2 भाग घन के अंदर होगा। तो आप बताइए फ्लक्स कितना होगा, आवेश का 1/2 भाग है तो फॉर्मूला है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की जगह पे Q/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कितने फलकों से, सोचिए, जब आपका आवेश धरातल पर रखा हुआ है तो वो धरातल वाला जो एक फलक है वो आवेश उस फलक के संपर्क में है। अब मैंने बताया है कि जिस फलक के, जिस सतह के संपर्क में आवेश होता है उसका फलक से उस फलक से नहीं गुजरता, तो फलक बचे कितने, जब एक से नहीं गुजरेगा तो कितने बच गए, 5। कितने फलक बच गए, 5। अब ये 5 से है तो आप बताइए एक फलक से संबद्ध फ्लक्स, 5 का भाग दे दीजिए, Q/2 एप्सिलॉन नॉट में 5 का डिवाइड किया तो ये हो गया Q/10 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों। तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह इस टॉपिक को करें। हम लोगों ने गाउस का नियम पढ़ा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े और अनुप्रयोग के बाद में कुछ न्यूमेरिकल किए, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद में अब हम कल शुरू करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग और अनुप्रयोगों के साथ उनके न्यूमेरिकल। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ तक ढंग से पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ते हुए क्लियर करें। एक बार से फिर मैं रिपीट करा देता हूँ कि जब आवेश घन के केंद्र पर रखा होगा तो पूरा का पूरा आवेश ही घन के अंदर होगा और उसका फ्लक्स 6 फलकों से गुजरेगा, तो एक फलक के लिए 6 का डिवाइड कर दिया। जब आवेश घन की कोर पर रखा होगा तो आवेश का 1/4 भाग घन के अंदर होगा और वह 4 फलकों से संबद्ध होगा, एक फलक के लिए 4 का डिवाइड कर दिया। और जब आवेश घन के तल पर रखा होगा तो आवेश का केवल आधा भाग घन के अंदर होगा और वह भी 5 फलकों से संबद्ध होगा। कितने फलकों से, 5 फलकों से संबद्ध होगा और एक फलक से निकालने के लिए 5 का डिवाइड कर दिया। क्लियर है बच्चों। तो अच्छी तरह पढ़िए, मेहनत करिए, लॉकडाउन के समय का पूरा सदुपयोग कीजिए, क्लासें हमारी पूरी देखते रहिए और
अपने जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने दिए हैं आप लोगों को करने के लिए, उनके न्यूमेरिकल आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनके नाम हम आपको कल अनाउंस करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।